हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। गुजरात गवर्नमेंट क्लास 10 सोशल साइंस के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग चैप्टर 4 लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया के पिछले लेक्चर में हम लोग एंशिएंट लिटरेचर के बारे में पढ़ा था और एंशिएंट लिटरेचर में हमने वेदास, उपनिषद, ब्राह्मणिकल लिटरेचर, आरण्यकाश के बारे में पढ़ा एंड टू ग्रेट इपिक ऑफ इंडिया रामायण एंड महाभारत के बारे में हम लोग स्टडी किए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ और एंशिएंट लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मेडाइवल लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग जो है इंडिया की एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एंशिएंट लिटरेचर के ही सीरीज में। एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम अर्थशास्त्र है, जिसको कि कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने यह बुक लिखी हुई है। ओके, किस पे? ये मैनेजमेंट पे बुक है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का इंग्लिश वर्ड होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। बट इस बुक में अर्थशास्त्र के जैसा कि नेम से ऐसा फील हो रहा है कि इसमें इकोनॉमी के बारे में लिखा गया होगा, बट कौटिल्य ने इसमें सब कुछ के बारे में लिखा था। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, मैनेजमेंट, सोसाइटी। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर थे, तो उन्होंने चंद्रगुप्त की सोसाइटी के बारे में भी, मौर्यन काल के जो मौर्यन टाइम है, मौर्यन पीरियड था, उस समय के बारे में भी लिखा। उसके बाद स्मृति ग्रंथ एंशिएंट बुक होते थे जो रिलीजियस टीचिंग, लॉज एंड कस्टम को एक्सप्लेन करते थे। एंशिएंट लिटरेचर में कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर भी हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, जिनमें से थ्री बुक है जिनको ट्रियो कहा जाता है, बुद्धिस्ट ट्रियो, और इन्हें त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं उन्हें पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। पाली लैंग्वेज संस्कृत से ही मिलता जुलता लैंग्वेज है, संस्कृत का अपभ्रंश है यह, ठीक है। सो बुद्धिस्ट लिटरेचर किस में लिखे गए हैं? पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर, और इन्हें क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। 3 बुक है इसमें। त्रिपिटक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देयर वर 3 बुक्स। फर्स्ट सुक्ता पिटक, विनय पिटिका एंड थर्ड अभिधम्म पिटिका, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग गुप्ता पीरियड की बात करें, एंशिएंट में ही आता है गुप्ता पीरियड, एंड गुप्ता पीरियड वाज नोन एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन ऑल फॉर्म, in the area of architecture, in the area of art, in the area of dancing, in the area of literature, education. Okay, so in every field Gupta period is marvelous period. वली गुप्ता पीरियड नहीं, उससे पहले भी बहुत सारे पीरियड थे जो कि बहुत अच्छे थे, लेकिन गुप्ता पीरियड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ इनका, आर्ट, पेंटिंग, डांसिंग, ये सब चीज़ों का, केव पेंटिंग्स। गुप्ता पीरियड्स में जो संस्कृत लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और संस्कृत लैंग्वेज में पोएम्स और ड्रामास बहुत ज़्यादा लिखे गए। उनमें से कुछ राइटर थे जैसे कालिदास, भवभूति, भारवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट, काली, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कालिदास ऑल ओवर वर्ल्ड है, इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है कालिदास को, ठीक है ना। तो ऑलरेडी हमें पता है इनके बारे में। कुछ राइटर्स हैं यहाँ पे जिनका मैं नाम दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। सो कालिदास कवियों के कवि, पोएट ऑफ पोएट्स, ठीक है ना। हालांकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था भास इज नॉन एज पोएट ऑफ पोएट, ठीक है, नॉट कालिदास। सो हियर कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, ठीक है ना, सबसे महान कवि के रूप में, पोएट के रूप में। इनके कुछ जो वर्क्स हैं, लिटरेरी वर्क्स मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, लिटरेरी जो क्रिएशन, कंपोजिशन है वो, जैसे कुमार संभवा, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम एंड ऋतु संभार, वेरी फेमस। ऋतु संभार इज वेरी फेमस। एनटीएससी में भी ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ऋतु संभार से क्वेश्चन आ चुका है एनटीएससी में, ओके, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में। तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है।
बाण भट्ट, ठीक है ना, उन्होंने कादम्बरी लिखा था, हर्षचरित लिखा था। हर्षचरित जो बुक है वह किंग हर्षवर्धन किंग थे, हर्षवर्धन किंग की बायोग्राफी है हर्षचरित। उसी तरह भवभूति ने उत्तर रामचरित लिखा। भरावी जो है उन्होंने कृत अर्जुनियम बुक लिखा। विशाख दत्ता ने मुद्रा राक्षस बुक लिखा, वेरी फेमस बुक है। एंड शूद्रक ने मृच्छ कटिकम बुक कंपोज किया। एंड डांडियन, ठीक है, इन्होंने 10 कुमार चरितम बुक लिखा। ओके, तो ये सभी फेमस बुक हैं और उनके राइटर हैं। अगर हम इसी तरह गुजरात की बात करें, कुछ गुजराती लिटरेरी हेरिटेज की बात करें, तो इसमें भी बहुत सारे जो प्रोस्पेरस जो है रहा है गुजरात का लिटरेचर। ओके, द हेरिटेज ऑफ गुजराती लिटरेचर वॉज मेड प्रोस्पेरस बाई लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ नरसिंह मेहता, मीराबाई, ठीक है, दयाराम, अक्खो, प्रेमचंद, प्रीतम, ये कुछ ऐसे नोटेड आर्टिस्ट हैं, नोटेड लिटरेरी हीरोज हैं जिन्होंने गुजराती लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस बनाया। और भी बहुत सारे स्कॉलर हैं गुजराती लिटरेचर के, जैसे नर्मद, किशोरी लाल, ठीक है, मसरूवाला, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, गोवर्धन राम त्रिपाठी, ये सभी भी काफ़ी ज़्यादा गुजराती लिटरेचर को इनरिच्ड किए, बहुत ज़्यादा इनका डेवलपमेंट हुआ एंड प्रोस्पेरिटी गेन किया गुजराती लिटरेचर ने। अगर हम लोग साउथ इंडिया की तरफ बढ़ते हैं तो साउथ इंडिया में जो लिटरेरी वर्क है या लिटरेचर है या लैंग्वेज है उसको द्राविड़ियन लैंग्वेज फैमिली कहा जाता है। और द्राविड़ियन लैंग्वेज फैमिली में 4 लैंग्वेज आते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, जिसमें से तमिल जो लैंग्वेज है वो बहुत ही एंशियंट है एंड उसमें बहुत सारा लिटरेरी वर्क हुआ है। तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। जो तमिल लिटरेचर है, ओके, तमिल लिटरेचर ओल्डेस्ट ऑफ द्रविडियन फैमिली है, तमिल सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, एंड बिलोंग टू अर्ली सेंचुरी ऑफ क्रिश्चियन इरा, यानी कि जो तमिल लिटरेचर है वो क्रिश्चियन इरा से बिलोंग करता है। कंटेंट मेनी थीम्स लाइक पॉलिटिक्स, वार एंड लव, यानी सभी पॉलिटिक्स पे, वार पे, लव पे, इन पे बुक लिखा गया है। फेमस जो वर्क हैं तमिल लिटरेचर के, जैसा कि नाम मेंशन है इत्थु टोकई जो है 8 पोएम का कंपोजिशन है, यानी इत्थु टोकई एक बुक है जिसमें पोएम्स 8 पोएम कंपोज किए गए हैं। तोलकपियम ग्रामर बुक है एंड पथुपट्टू जो है बुक है जिसमें 10 सॉन्ग्स, तमिल सॉन्ग्स डिस्क्राइब किए गए हैं। एक बहुत ही फेमस तमिल लिटरेचर वर्कर थे, पोएट, ग्रेट पोएट ऑफ तमिल लिटरेचर थिरुवल्लुवर, जिन्होंने कुरई भी तमिल का एक तरह से एपिक बोला जाता है। ओके, तो कुरई डील्स विथ मेनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड रिलीजन। किसने लिखा था कुरई? थिरुवल्लुवर ने लिखा था, ठीक है। ओके, शिलपट्टिकरन एंड मनी मेखलई, ये अर्ली लिटरेचर हैं तेलुगु के, अर्ली तमिल लिटरेचर हैं शिलपट्टिकरम एंड मनी मेखलई। अब हम लोग नेक्स्ट मिडाइवल लिटरेचर पे मूव करते हैं। बिगिनिंग ऑफ मिडाइवल एज, पहले जो मिडाइवल लिटरेचर है, मिडाइवल एज की जब बिगिनिंग हुई थी उस समय संस्कृत ही मेन लैंग्वेज था मिडाइवल पीरियड का, ठीक है ना। मिडाइवल पीरियड कहाँ शुरू होता है? जब इंडिया में मुगल रूल, और मुगल रूल नहीं, स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब जो स्टार्ट करता है अपना फर्स्ट मुगल रूल यहाँ पे, तो उसी से मिडाइवल लिटरेचर जो है स्टार्ट होता है। तो उस समय तक संस्कृत ही एक जो है ग्रेट लैंग्वेज था और संस्कृत ही बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। मिडाइवल टाइम के, जब ये बिगिनिंग ऑफ मिडाइवल एज का जो ग्रेट वर्क्स है वो कश्मीर में हुआ था, और उसमें 2 लिटरेरी हेरिटेज बहुत ही फेमस हैं। पहला कथा सरित सागर, जिसको कि सोमदेव ने कंपोज किया था, एंड अ वेरी फेमस
बुक राजतरंगिणी बाय कल्हण। राजतरंगिणी बुक कल्हण ने लिखा था, जिसमें कश्मीर के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था, कश्मीर का जो सोशल स्ट्रक्चर, रूलिंग, उस वहाँ की जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, ये सभी उन्होंने राजतरंगिणी में कल्हण ने डिस्क्राइब किया था। उसी समय गीत गोविंदा भी लिखा गया था मिडाइवल टाइम में। जयदेव ने गीत गोविंद को लिखा था और ये संस्कृत में वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम इन संस्कृत ऑफ दिस टाइम मेंशन किया गया है। तो गीत गोविंदा जयदेव ने संस्कृत में लिखा था और ये मिडाइवल पीरियड के हैं। कथा सरित सागर, राजतरंगिणी, गीत गोविंदा। उसके बाद अपभ्रंश, ठीक है ना, भ्रमर्स, ठीक है, अपभ्रंश जो लैंग्वेज है मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। अपभ्रंश लैंग्वेज जो है क्या होता है, बहुत सारे लैंग्वेज मिक्स होकर के एक न्यू लैंग्वेज बना देते हैं। तो उसको हम लोग जो है, जब कोई लैंग्वेज अपने मूल, उसका जो फंडामेंटल जो उसमें लेटर्स और सिस्टम होता है, फंडामेंटल सिस्टम है, उससे हट करके एक न्यू लैंग्वेज डेवलप हो जाता है, तो उसको अपभ्रंश लैंग्वेज कहा जाता है। सो अपभ्रंश लैंग्वेज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज थे, ठीक है। और उस समय हिंदी नया लैंग्वेज जो डेवलप हो रहा था, और जैसे भोजपुरी, ब्रज, ये सभी। तो हिंदी में अर्लीस्ट वर्क ऑफ हिंदी वाज पृथ्वीराज रासो बाय चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो पोएट थे, राइटर थे, उन्होंने सबसे पहला जो अर्लीस्ट हिंदी वर्क लिखा था पृथ्वीराज रासो, और यहाँ से हिंदी लिटरेचर के स्टार्ट होता है। पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। उनकी जो शासन सिस्टम था, रूलिंग सिस्टम, उनकी जो साम्राज्य, उनके जो भी उनका रीजन था, रूलिंग रीजन, वो सभी डिस्क्राइब किया गया है। जैनिज्म कन्नड़ा लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। जैनिज्म इन्फ्लुएंस्ड कन्नड़ा लिटरेचर, ओके। और इसमें से आते हैं, जब कन्नड़ा लिटरेचर को जैनिज्म ने इन्फ्लुएंस किया, तो 3 ट्रियो कन्नड़ा लिटरेचर के ट्रियो कहलाते हैं, जो कि 3 पोएट थे, पंपा, पोन्ना एंड राणा, ठीक है। पंपा, पोन्ना एंड राणा, ये 3 ट्रियो थे कन्नड़ लिटरेचर के। पंपा ने कंपोज किया था आदिपुरम एंड विक्रम अर्जुन विजयंता। पोन्ना शांतिपुरम लिखे थे, और उन्होंने इसमें 16th जैन तीर्थंकर, पोन्ना ने शांतिपुरम में 16th जैन तीर्थंकर के लाइफ को डिस्क्राइब किया था। एंड राणा जो है कंपोज किए थे 2 बुक्स, अजितनाथपुरम एंड गदायुद्ध। तो ये तीनों पोम्पा, राणा एंड पोन्ना एंड राणा जो है, ये पोएट हैं, और ये इन्हें ट्रियो ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर कहा जाता है। एक और जो पोएट थे उस समय साउथ इंडिया के, कंबन ने तमिल लैंग्वेज में रामायणा को कंपोज किया था, ओके। उसके बाद अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत में, मिडाइवल टाइम में ही दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में, यानी कि जब दिल्ली में रूल एस्टेब्लिश हुआ मुगल और ये सब लोगों का, उस समय खड़ी बोली एंड ब्रिज भाषा बहुत ही ज़्यादा यूज होते थे लिटरेरी राइटिंग में, लिटरेचर राइटिंग में। डिवोशनल सॉन्ग, हीरोइक पोएम, ठीक है ना, राजस्थानी में भी लिखा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम में ब्रिज भाषा और खड़ी बोली बहुत ज़्यादा यूज होता था लिटरेरी वर्क के लिए, और राजस्थानी लैंग्वेज में भी बहुत सारे हीरोइक पोएम लिखे गए हैं, ठीक है। चंद्रयान उस समय की बुक है, जिसको कि मुल्ला दाऊद ने लिखा था, चंद्रयान, और ये अवधी लैंग्वेज में लिखा गया था, ओल्डेस्ट बुक है, ठीक है। चंद्रयान रिटन बाय मुल्ला दाऊद इज़ द ओल्डेस्ट बुक इन अवधी लैंग्वेज। इसके बाद पर्शियन लैंग्वेज की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, पर्शियन लैंग्वेज मुग़ल टाइम में, जब बाबर जो मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया, तो उस समय जो है मेन लैंग्वेज बन गया था पर्शियन, दिल्ली सल्तनत का, ओके। सो पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के राजाओं के कोर्ट में जो उनकी सभा होते थे, उसमें पर्शियन लैंग्वेज ही यूज किया जाता था। जियाउद्दीन बरानी जो है तहरीक ए फिरोज शाही लिखा था, जिसमें उसने खिलजी और तुगलक किंग के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया था। जियाउद्दीन बरानी ने बुक लिखा था पॉलिटिकल थ्योरी कॉल्ड फतवा ए जहांगीरी, जहांगीर के ऊपर उसने बुक लिखी थी।
उसके बाद अमीर खुसरो, वेरी रिनोल्ड पोएट, म्यूजिक कंपोजर, राइटर, ठीक है, ऑफ मुगल टाइम। तो अमीर खुसरो पोएट भी था, हिस्टोरियन भी था, माइस्टिक संत एंड कंपोजर ऑफ म्यूजिक था। यह निजामुद्दीन औलिया का डिसिपल, निजामुद्दीन औलिया का जो है शिष्य था, छात्र था, उनका स्टूडेंट था। उसने आशिका, नाह, सिपिंदर, किरथुल, सद्याम, खजैन उल फुतुह नामक बहुत सारे बुक लिखे अमीर खुसरो ने, और अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया या तूतिए हिंद कहा जाता था। उसके बाद जो रीजनल किंग थे मेडाइवल टाइम में, रीजनल किंग रीजनल लैंग्वेज और लिटरेचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। जैसे कबीर, वाराणसी एरिया में कबीर थे, वो ग्रेट पोएट थे उस समय के। भोजपुरी और अवधी बहुत ज़्यादा यूज किया था, मेजर डायलेक्ट था, डायलेक्ट मतलब लोकल लैंग्वेज होता है, फोल्क लैंग्वेज, तो भोजपुरी एंड अवधी मेजर डायलेक्ट के रूप में यूज किया जाता था। कबीर के जो वर्क हैं वो साधु खड़ी लैंग्वेज में थे। कबीर ने जो भी अपने दोहा वगैरह लिखा या जो भी अपना पोएम उन्होंने कंपोज किया वो सभी साधु खड़ी लैंग्वेज में कंपोज किया था। उसी समय मलिक मोहम्मद जायसी थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी लैंग्वेज में पद्मावत नामक वेरी फेमस बुक लिखा था। सो पद्मावत किस लैंग्वेज में लिखा गया था? अवधी लैंग्वेज में। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। तुलसीदास के द्वारा अवधी लैंग्वेज में एक और ही फेमस लिटरेरी वर्क हुआ जिसका नाम था रामचरितमानस। तो रामचरितमानस को तुलसीदास ने अवधी लैंग्वेज में लिखा है। बंगाली भी कहाँ पीछे रहने वाला था मेडाइवल टाइम में? बंगाली में भी बहुत सारे लिटरेरी वर्क हुए, लेकिन एक पर्सन थे कृताव्यासा। कृतावासा जो है उन्होंने बंगाली में रामायणा को ट्रांसलेट किया। संत चैतन्य थे जिन्होंने डिवोशनल सॉन्ग लिखने की जो ट्रेडिशन है स्टार्ट किया, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना, जिनको डिवोशनल सॉन्ग वो बहुत ज़्यादा सॉन्ग लिखते थे, तो उन्होंने इस तरह के ट्रेडिशन स्टार्ट किया डिवोशनल सॉन्ग लिखने की। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। अगर हम लोग गुजराती लिटरेचर की बात करते हैं तो नरसिंह मेहता रोट डिवोशनल सॉन्ग इन गुजराती एंड नामदेव एंड संत एकनाथ इन मराठी, ठीक है। तो मेडाइवल टाइम में मराठी लैंग्वेज में जो पोएम डिवोशनल सॉन्ग लिखने का काम किया था नामदेव और संत एकनाथ ने, और गुजराती लैंग्वेज में लिखने का काम किया था नरसिंह मेहता ने। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ जैनुलाब्दीन इन कश्मीर, कश्मीर का ये रूलर था जैनुल आबदीन, और जिस समय जैनुल आबदीन के समय में इसने संस्कृत वर्क्स को ज़्यादा पेट्रोनाइज किया। पेट्रोनाइज का मतलब होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, इनकरेज किया बाय सपोर्टिंग, बाय मनी, बाय प्रोवाइडिंग, जो उनको पुरस्कार वगैरह उस समय प्राइज वगैरह दिए जाते थे या फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता था उनको। तो इसने जैनुल आबदीन ने कश्मीर का जो रूलर था उसने पेट्रोनाइज किया संस्कृत वर्क्स को, और इसमें महाभारत और राजतरंगिणी जैसे बुक पर्शियन में ट्रांसलेट किए जाने लगे। सो इसने जो है क्या किया, संस्कृत लिटरेचर जैसे कि महाभारत और राजतरंगिणी है उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना शुरू कर दिया। एक और मेडाइवल पीरियड का बहुत ही फेमस रूलिंग टाइम था किंग ऑफ विजयनगर, ठीक है ना, जो कि साउथ इंडिया में है। किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय बहुत ही फेमस रूलर थे, ठीक है, किंग ऑफ विजयनगर के। हम्पी, आप लोगों में से कई लोग साउथ इंडिया में कर्नाटका में गए होंगे घूमने, तो हम्पी घूमने गए होंगे। हम्पी जो है बेंगलोर से थोड़ा दूरी पे है, उस वहाँ पे हम्पी विजयनगर एम्पायर का, किंगडम का कैपिटल था। तो ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर संस्कृत लिटरेचर बहुत जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया, प्रोस्पेरस हुआ, और उस समय विजयनगर एम्पायर के टाइम में तेलुगु लिटरेचर भी उतना ही ज़्यादा डेवलप किया जितना ज़्यादा संस्कृत ने डेवलप किया। राजा कृष्णदेव राय इन्होंने अमुक्ता माल्यद तेलुगु लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है ना, अमुक्ता माल्यद तेलुगु में लिखा गया है, यह तेलुगु लिटरेचर है, उसको लिखा था राजा कृष्णदेव राय ने। और राजा कृष्णदेव राय दोनों तेलुगु और संस्कृत दोनों के स्कॉलर थे, ठीक है। तो
राजा कृष्णदेव राय विजयनगर किंग था और तेलुगु एंड संस्कृत राइटर थे, और इन्होंने अमुक्ता माल्यद जो है तेलुगु लिटरेचर में लिखा था। ड्यूरिंग मुगल पीरियड बाबर वाज द पॉइनियर ऑफ टर्किश पोएट्री। मुगल टाइम में, मुगल पीरियड बाबर जब स्टार्ट करता है रूलिंग करना दिल्ली पे आफ्टर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है जिसमें उसने हेमू को हरा देता है और नई दिल्ली पे अपना शासन का एस्टेब्लिश कर लेता है, और मुगल पीरियड जो है वहाँ से स्टार्ट होता है। सो पॉइनियर ऑफ टर्किश पोएट्री, ही रोट ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबर इन टर्किश लैंग्वेज। ओके, तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी, तुजुक ए बाबरी, और बाद में इसका पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया था। किस नाम से? बाबर नामा के नाम से। जहांगीर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। अकबर टाइम में भी बहुत ज़्यादा लिटरेरी वर्क हुए और अकबर ने कई सारे जो है वर्क को पेट्रोनाइज भी किया। तुलसीदास और सूरदास अकबर के कंटेम्प्रोरी थे और इन लोगों ने इस पीरियड में बहुत सारे जो है पोएट, तुलसीदास जैसा कि उन्होंने रामचरितमानस लिखा था, सूरदास भक्ति काल में इन्होंने बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग लिखे, कंपोज किए। केशव, एक केशव दास राइटर थे, उन्होंने लव और सेपरेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बुक लिखा। रहीम्स के दोहे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, स्टिल वेरी पॉपुलर। अबुल फजल अकबर के समय में थे, अबुल फजल राइटर, उन्होंने आईने अकबरी लिखा और अकबरनामा, 2 बुक लिखा था। आईने अकबरी में अबुल फजल ने इंडियन कस्टम, मैनर, रिलीजन, फिलोसफी और इकोनॉमिक्स के बारे में, मेनली अकबर की जो सोसाइटी थी, अकबर का जो रूलिंग सिस्टम था उसके बारे में इन्होंने दिया। अकबर के टाइम में जो सोसाइटी किस तरह थी, रूलिंग कैसा था, क्या इकोनॉमिक सिस्टम थे, रिलीजियस सिस्टम क्या था, कस्टम कैसे थे, ये सभी आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा था। अकबर एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था जिसमें कि महाभारता, रामायणा, अथर्ववेदा, भगवत गीता जैसे एंड पंचतंत्र जैसे बुक्स के बारे में उसने जो है बुक्स को ट्रांसलेट करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था अकबर ने। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड वाज बर्थ ऑफ उर्दू लैंग्वेज। जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यू लैंग्वेज इमर्ज किया वो उर्दू लैंग्वेज था और इसने बहुत सारे पोएट लाइक वली, मीर, दर्द, मीर ताकी मीर, नाजिर अकबराबादी, गालिब, इकबाल जैसे बहुत सारे फेमस उर्दू पोएट एंड राइटर इमर्ज हुए। मोहम्मद हुसैन ऐसा ही एक उर्दू राइटर थे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिन्होंने दरबार ए अकबरी लिखा और वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज था। ठीक है, मोहम्मद हुसैन का दरबार ए अकबरी। एंशियंट यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो एंशियंट यूनिवर्सिटी में 4 यूनिवर्सिटी थे, नालंदा, तक्षशिला, वाराणसी एंड वल्लभी, और एक एक कर हम इन सभी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। नालंदा, पहला है नालंदा यूनिवर्सिटी। ये काफ़ी मोस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी है और इसमें बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस, यानी कि बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन में नालंदा यूनिवर्सिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। यहाँ पे जैन मॉन्क महावीर स्वामी, इन्होंने 14 चतुर्मास यहाँ पे अपना बिताया था, परफॉर्म किया था। चतुर्मास मतलब यानी कि 14 साल इन्होंने नालंदा में अपना जो है स्पेंड किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कुमार गुप्त ने किया था 5th सेंचुरी में। तो कुमार गुप्त कौन है? नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज अ pious place of Indian culture, very famous and holy place of Indian culture, and in Nalanda University a student from various parts of world used to come here and study। यानी नालंदा यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर वर्ल्ड से, जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब पहले अलग अलग नाम से थे, लेकिन सभी रीजन से लोग आकर के यहाँ पे स्टडी करते थे और सभी के रहने के लिए यहाँ पे जो है अरेंजमेंट किया गया था। ड्यूरिंग 5th to 11th century एजुकेशन वाज बेस्ट एट नालंदा एंड इन इंडिया जो भी लाइब्रेरी थे वो वर्ल्ड में बेस्ट लाइब्रेरी थी। ह्वेनसांग जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर था, ये यहाँ पे आकर स्टडी किया था और ह्वेनसांग यहाँ से 657 बुक, ह्वेनसांग 657 बुक जो है
यहाँ से चाइना ले गया था और वो 7th सेंचुरी में इंडिया यहाँ पे आया था। नालंदा यूनिवर्सिटी में जो कंस्ट्रक्शन था और उसका किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिल्डिंग्स वगैरह थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में 7 ह्यूज हॉल थे, 300 रूम था, स्पेशल मोनास्ट्री थे जो स्टूडेंट के रहने के लिए यूज किए जाते थे, फूड और क्लोथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता था स्टूडेंट को, जो लाइब्रेरी एरिया था उसको धर्मगंज कहा जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी एरिया को धर्मगंज कहा जाता था। और नालंदा यूनिवर्सिटी को बहुत सारे मेनी विलेजेस जो है डोनेट किए गए थे किंग के द्वारा, जिससे कि नालंदा यूनिवर्सिटी अपने विद इन द यूनिवर्सिटी फूडिंग, क्लोथिंग, इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसका वो सस्टेन कर सके। ओके, तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद दूसरा हम लोग बढ़ते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी, अ वेरी मेजर एंड वेरी एंशियंट यूनिवर्सिटी, बट ये नालंदा से बाद में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, एट प्रेजेंट यह पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास लोकेटेड है, जैसा कि आपको फिगर में है। अब ये सभी क्या है, रूइंड स्टेज में है। ठीक है, नालंदा को भी हमने देखा रूइंड ही है। तक्षशिला गांधार रीजन का, एंशियंट जो गांधार रीजन है उसका कैपिटल था। और यूनिवर्सिटी जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है टोटल 64 सब्जेक्ट में एजुकेशन इम्पार्ट करता, एजुकेशन प्रोवाइड करता था। जीवक जो कि बौद्ध लॉर्ड बुद्धा का एक डिसिपल था, स्टूडेंट था, और उसने यहाँ पे आयुर्वेदा के बारे में स्टडी किया, आयुर्वेदा के बारे में सीखा। अकॉर्डिंग टू बिलीफ, ऐसा माना जाता है एक विश्वास के साथ कि यह जो यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वह किंग तक्ष के नाम पे रखा गया है। और किंग तक्ष कौन थे, ये भरत के सन थे। भरत जो लॉर्ड राम, अयोध्या के किंग राम, ठीक है ना, उनके भाई भरत थे। किंग राम जो है 4 ब्रदर थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो भरत के सन थे किंग तक्ष, और किंग तक्ष के नाम पे ही इस यूनिवर्सिटी का नाम तक्षशिला यूनिवर्सिटी रखा गया था, जो कि 7th सेंचुरी में था। इन स्पाइट ऑफ लिमिट अलॉटेड 20 स्टूडेंट, यानी कि देखो एक यूनिक फैसिलिटी तक्षशिला का था कि वहाँ पे पर टीचर, एक टीचर पे सिर्फ 20 स्टूडेंट ही स्टडी करेंगे, ऐसा अरेंजमेंट था। लेकिन बहुत जो है वो लोग इससे भी ज़्यादा पढ़ाते थे, टीच करते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे। बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी था यह इसके वजह से। तक्षशिला में वाराणसी के प्रिंस और कौशल किंग प्रसेनजीत स्टडी किए थे। ग्रेट ग्रामेरियन पाणिनि एंड पॉलिटिशियन कौटिल्य, जिसको कि चाणक्य भी कहा जाता है, चाणक्य और पाणिनि दोनों यहीं पे स्टडी किए थे तक्षशिला में ही। और ये जो है हायर एजुकेशन के लिए बेस्ट सेंटर था। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर थे, यहाँ पे स्टडी किया था उन्होंने। चाइनीज ट्रेवलर फाहियान 5th सेंचुरी में तक्षशिला में ट्रेवल किया था। किस का कौन से सब्जेक्ट का एजुकेशन दिया जाता था यहाँ पे, तो वेदा, मिलिट्री साइंस, आर्चरी, ग्रामर, फिलोसफी, वारलोर मीन्स वार, जो नॉलेज ऑफ वारफील्ड, बैटलफील्ड का, एस्ट्रोलॉजी, गज विद्या एंड एस्ट्रोनॉमी, इन सभी का जो है यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। और जैसा कि पहले ही ऊपर मेंशन है, टोटल 64 सब्जेक्ट के पढ़ाई किए जाते थे। तो ये थे जो वहाँ पे मेजर सब्जेक्ट थे जो पढ़ाया जाता था। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं वाराणसी, जो कि काशी के नाम से, एंशियंट नेम वाराणसी का काशी है, और काशी यूनिवर्सिटी यह आर्यन कल्चर के टाइम में, और जिसको कि हम लोग उपनिषदिक पीरियड बोल सकते हैं, जिस समय उपनिषद का जो है इवोल्व डेवलपमेंट हो रहा था, तो उपनिषदिक पीरियड में काशी वाराणसी एक मेजर आर्यन सेंटर, कल्चर सेंटर था। किंग ऑफ वाराणसी, जिसका नाम था अजातशत्रु वाज द किंग ऑफ वाराणसी, वाज अ ग्रेट फिलोसोफर। ये स्वयं ही बहुत बड़ा फिलोसोफर था, इसलिए ये एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जो है ध्यान देते थे अजातशत्रु। इट इज़ मेंशनड इन व्यास संहिता बुक है, उसमें मेंशन किया गया है कि जो महर्षि वेद व्यास हैं उन्होंने अपना आश्रम
जो है वाराणसी में बनाया था, इस्टेब्लिश किया था। ये जो फिगर है यह बस रिप्रेजेंटेटिव है, ये ऐसा नहीं कि यह काशी यूनिवर्सिटी को नहीं, ये एक सीन है उसका, सिटी वाराणसी सिटी को यह शो कर रहा है। लॉर्ड बुद्ध ने भी अपना पहला सरमन, फर्स्ट जो रिलीजियस प्रीचिंग है वो देने के लिए वाराणसी को ही चूज किया। सारनाथ में लॉर्ड बुद्धा ने जो है पहला प्रीचिंग दिया था, जिसको कि धर्म चक्र परिवर्तन नाम दिया गया था। आदि शंकराचार्य अगेन एक फेमस जो है संत, आदि शंकराचार्य काशी मूव कर गए अपने वेदांताज के प्रिंसिपल को एडॉप्ट करने के लिए। वल्लभाचार्य जी एंड चैतन्य महाप्रभु भी, इन्होंने वैष्णव सेक्ट के बारे में काशी में आकर बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज गेन किया। कुछ ऐसे मोनास्ट्रीज हैं सारनाथ में जिसको कि अशोका के टाइम में मेजर जो है एक एजुकेशन सेंटर बन गए सारनाथ के मोनास्ट्रीज। ओके, एंड आवर लास्ट यूनिवर्सिटी इज वल्लभी यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात से बिलोंग करता है। दिस यूनिवर्सिटी वॉज वेरी फेमस सेंटर फॉर एजुकेशन इन 7th सेंचुरी इन गुजरात। 7th सेंचुरी के टाइम में गुजरात में वेरी फेमस एजुकेशन सेंटर था। जो वंश डायनेस्टी, वल्लभी यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा पेट्रोनाइज करते थे वंश डायनेस्टी के रूलर, ठीक है ना, मेड वल्लभी वेल रिनोल्ड सेंटर ऑफ एजुकेशन। वल्लभी जो है हीनयाना कल्ट और बुद्धिस्ट के दो कल्ट थे, हीनयान और महायान। तो वल्लभी हीनयान कल्ट का मेन सेंटर था, चीफ सेंटर था। जो बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं जैसे स्थिरमती एंड गुणमती, ये लोग जो है वल्लभी के लीडिंग प्रिंसिपल रहे हैं। चाइनीज ट्रेवलर ई सिंह वल्लभी में आया था। ओके, यह रूइंड है वल्लभी का। वल्लभी जो मैत्रक डायनेस्टी थी, मैत्रक डायनेस्टी के रूलर का कैपिटल था और एक इंटरनेशनल पोर्ट सिटी था, ठीक है। और मैत्रक डायनेस्टी लोगों ने जो है ज़्यादा पेट्रोनाइज किया वल्लभी को। मैत्रक डायनेस्टी बौद्धिस्ट तो नहीं थे, लेकिन ये लोग वल्लभी इंस्टीट्यूशन को हेल्प किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि वल्लभी में बुद्ध का पढ़ाई ज़्यादा होता था, बुद्धिस्ट लिटरेचर का, लेकिन बुद्धिस्ट लिटरेचर को और बुद्धिस्ट रिलीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया मैत्रक डायनेस्टी के लोगों ने, जबकि वो लोग बौद्धिस्ट नहीं थे। ओके, 775 एडी में, 775 एडी में अराबियंस जो है वल्लभी पे और मैत्रक डायनेस्टी पे अटैक किया, और मैत्रक डायनेस्टी इसमें जो है इस वॉर में हार गई विद इन हैंड ऑफ अराबियंस। और अराबियंस जो इन्वेडर थे उन लोगों ने यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है क्लोज हो गई। सो दोस्तों, ये था इंडिया का लिटरेरी हेरिटेज, और जिसमें हम लोगों ने मेडाइवल लिटरेचर के बारे में पढ़ा, एंशिएंट लिटरेचर के बारे में भी पढ़ा, और 4 मेजर यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए